हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो यहाँ पे हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गए, इकॉनमी का फर्स्ट लेसन आ चुका है जिसमें कि हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की क्या क्या चेंजेस हुई है और इस बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या नया किया गया है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की, बहुत ही डेप्थ में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग ये लेसन नहीं देखे हो तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हर एक मंथ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की इशू है आज, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोग को गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि 2 स्कीम है यहाँ पे, एक है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, सेकेंड वन इज़ फेम स्कीम। तो ये दोनों स्कीम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि अगेन स्कीम से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। सबसे पहले तो जो भी स्कीम्स के नाम होते हैं ना, उसे आप लोग तोड़ो, ओके, बाइफर्केट करके उसकी जो मीनिंग है ना उसे समझने की कोशिश करो। तो बहुत सारी जो स्टेटमेंट आपकी बनती है ना वो आपका ऐसे ही करेक्ट हो जाना है। तो फर्स्ट आप देखो कि क्रेडिट गारंटी है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जो माइक्रो फर्म्स होते हैं, स्मॉल फर्म्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए यहाँ पे क्रेडिट गारंटी। इट मीन्स कि अगर ये दोनों फर्म्स है, इंटरप्राइजेस है, जो कि यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं या फिर उनको फिनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उनको क्रेडिट गारंटी मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके का क्रेडिट गारंटी है। यहाँ पे रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाया गया है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव है कि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है और जो यहाँ पे क्रेडिट का फ्लो है एमएसई सेक्टर में, एमएसएमई नहीं, यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल की बात की जा रही है, मीडियम इंटरप्राइजेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो माइक्रो और स्मॉल की सेक्टर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी की बात की जा रही है, जो फ्लो होता है क्रेडिट का उसकी गारंटी की बात की जा रही है। साथ ही आप देखो यहाँ पे कि बैंक क्रेडिट भी अवेलेबल होगा। अगर आप लोग देखो कि कभी भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ध्यान आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर हाथ में एनफ अगर मनी है तो इट्स ओके, अगर पैसे नहीं है तो फिर आप कहाँ, आपके पास दिमाग में क्या आएगा कि बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी दोस्त से लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, है कि नहीं। तो सबसे अच्छा होता है कि बैंक से ले लो, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आओ बैंक से ले लो बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी थर्ड पार्टी के गारंटी दिए हुए। तो जो कोलेट्रल वगैरह भी नहीं देना आपको, कुछ आपको लैंड पेपर्स आपको नहीं कुछ भी रखना है यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना कि जो बैंक है वो आप पे भरोसा कर रही है, आपको लोन दे रही है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि फाइनेंस वगैरह का भी एक्सेस करना, वो भी अनसर्व्ड, अंडर सर्व्ड और अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में, मीन्स वैसे लोग और वैसे एरिया जहाँ पे सरकार की स्कीम्स और सरकार की जो ये बेनिफिट्स देने का जो वो कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अर्न करने का, वो चाहते हैं कि वो अपना जो भी छोटी मोटी पूंजी है वो लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे, जो भी उनको मन करता है वो करे, यानी कि बिज़नेस के ही फॉर्म में, अर्न करने की फॉर्म में। तो उनको यहाँ पे जो है उस एरिया को एक्सेस करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ऐसे आपका अंडर सर्व्ड, अनसर्व्ड और अंडर प्रिविलेज्ड एरिया की बात की जा रही है जहाँ तक सरकार की स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही, जहाँ तक लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि कैसे वो यहाँ पे अर्न करे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे फाइनेंस को अवेलेबल करने की बात की जा रही है कि अगर छोटे से छोटे गांव के एकदम दूर दराज वाले भी ऐसे कोने के लोग हैं, अगर उनको भी लगता है कि उनको कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको पैसे चाहिए, लोन चाहिए बैंकों से, तो उनको भी यहाँ पे एक्सेस होगा, यानी कि ऐसे लोग को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये जो स्कीम है आप देखो कि 2000 में ही लाया गया था, कोई नया है नहीं। जब से आप लोग तैयारी कर रहे होगे, आई थिंक जब से मैं तैयारी कर रही हूँ 2019 से, तो मैं तो इसको पढ़ रही हूँ, तो इसलिए आप लोग के भी ध्यान में होगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी, इनके द्वारा एक ट्रस्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एलिजिबल इंटरप्राइजेस कौन कौन है, तो आज की डेट में एग्जिस्टिंग और जो न्यू इंटरप्राइजेस है, जो पहले से चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम आपका 2000 में आया है, तो उस समय से जो भी इंटरप्राइजेस चलते आ रहे हैं और जो न्यू इंटरप्राइजेस है, दोनों यहाँ पे एलिजिबल है कि वो यहाँ पे बेनिफिट्स इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। एलिजिबल एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में है। इट मीन्स कि वैसे इंटरप्राइजेस जो कि आप इंडस्ट्री फॉर्म में है, जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेड वगैरह हो रहा है, तो उन सारे एरिया में। साथ ही आप देखो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और एग्रीकल्चर वो इनएलिजिबल है। ठीक है, आप ये सोचो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ जाए तो नो,
ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर्स है, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इंक्लूड सिर्फ यहाँ पे आपका सेकेंडरी और टर्शरी, इट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपको फंसाया जा सकता है। एलिजिबल अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूट देखें तो कौन कौन यहाँ पे आपको लोन देंगे, तो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। जो आरआरबी है, कुछ सेलेक्टेड आरआरबी है यहाँ पे, उनकी लिस्ट होगी। एनबीएफसी है, नॉन बैंक जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, कंपनीज़ है, वो भी यहाँ पे देगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब यहाँ पे एलिजिबल इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे फाइनेंस देंगे। साथ ही एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो फंड और नॉन फंड यहाँ पे बेस्ड है, जिसमें कि आपका 500 लाख पर एलिजिबल बोरोवर को यहाँ पे कवर्ड किया जाएगा। यानी कि आप समझो कि यहाँ पे कितने बोरोवर होंगे, कौन यहाँ पे कितने बोरो कर सकते हैं, तो 500 यहाँ पे लाख, तो समझ रखते हो ह्यूज अमाउंट यहाँ पे रखा गया है लोगों का। साथ ही एनुअल गारंटी फ़ी भी है, AGF इसे कहते हैं। तो एनुअल गारंटी फ़ी भी जो है ये चार्ज किया जाएगा, जितना भी गारंटेड अमाउंट है फॉर द फर्स्ट ईयर, जो पहला साल होगा यहाँ पे अपना सर्विस स्टार्ट करने का या बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो उसका यहाँ पे फर्स्ट ईयर का आप देखो कि गारंटेड अमाउंट जो है वो पहला यहाँ पे दिया जाएगा और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो रिमेनिंग टेन्योर में दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप लोन लेते हो तो 5 ईयर्स का अगर रखते हो कि 5 ईयर्स में लोन अगर आप रिपे कर दोगे तो उसके फर्स्ट ईयर में आपका जो है यहाँ पे गारंटेड अमाउंट मिल जाएगा, जितना भी अमाउंट के लिए आप यहाँ पे कर रहे हो। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द टेन्योर, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका गारंटेड अमाउंट मिल जाएगा और लास्ट जो 4 साल बचेगा ना उसमें कुछ जो अमाउंट बचे हुए रिमेनिंग अमाउंट वो आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि आप 1 लाख यहाँ पे जो है मांग रहे, 1 लाख का लोन ले रहे, तो इसमें कुछ गारंटीड होगा। मान लीजिए 70 के जो है यहाँ पे गारंटीड है कि आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ जो है जिस तरीके से अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट करता है तो फिर आपको रेस्ट ऑफ द 30 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्रेडिट गारंटी है, तो जो गारंटी है ना वो आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। अब जो 30 के है वो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होगा, उसके बेसिस पे आपको रेस्ट ऑफ द मनी मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट में हो रहा है आपकी कंपनी, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही लॉस में जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे सरकार ने कहा है कि कुछ तो गारंटी ही मिलेगा। अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हो तो चलो 50% ही मान लो या फिर 70% मान लो, तो 70 के आपको मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो 30 के है वो धीरे धीरे आपको रेस्ट ऑफ द ईयर में मिलेगा। फाइन। क्लेम सेटलमेंट भी है, जब अकाउंट यहाँ पे NPA हो जाता, मान लीजिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लोन ले लिए कुछ लोग और उनकी कंपनी डूब गई या फिर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना उनका एक्सपेक्टेशन था, तो इट मीन्स कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। ठीक है, ऐसी एसेट जो कि परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो तो लास्टली बर्डन बन जाता है, तो उसको भी यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, और फिर टेन्योर ऑफ गारंटी आप देखो तो जो गारंटी कवर किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर वो एग्रीड है कि यहाँ पे जो लोन और कंपोजिट क्रेडिट है उसी का एग्रीड टेन्योर में। इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल अगर देखें तो गारंटीड कवर जो है वो 5 ईयर्स का है या फिर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स का है। तो ये चीज़ें आप समझोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है फेम। फेम भी अलग ही आप देखो कि आज के डेट में काफ़ी फेमस हो गया है ये फेम स्कीम, तो फेम 2 भी चल रहा है। तो अब देखते हैं कि अब हम लोग इस पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं। फेम हो गया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पार्लियामेंट्री पैनल जो है आज के डेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ओनली 52% जो टारगेट था ना वो अचीव किया गया है लास्ट 4 ईयर में, और वो भी फेज़ 2 चल रहा है। तो फेज़ 2 में ही कहा गया कि 52% ही टारगेट अचीव किया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या हाईलाइट्स किया गया है यहाँ पे इश्यूज़। सबसे पहला कहा जा रहा है कि यहाँ पे लैक है क्या प्रोग्रेस, ये दोनों में, फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट में। सेकेंड है यहाँ पे कि कुछ फ्यू ही सिटीज़ है जो कि बसेस के द्वारा कवर्ड किया जा रहा है। देखिए फेम में क्या था, फास्टर एडॉप्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप भी बता सकते हो कि जिस भी सिटी में है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी आप स्टेट में है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स कितने देखने को मिलते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि तो डे बाई डे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या आपको बसेस दिखते हैं, क्या आपको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख रहे हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो इसके बेसिस पे कहा जा रहा है। तो ये कहा गया कि बहुत ही फ्यू सिटीज़ है जहाँ पे कवर किया गया है बसेस। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी आप देखो तो कुछ ही सिटीज़ में है, सब जगह अभी तक नहीं आया है। मुझे तो लगता है मार्केट में और रोड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले आ गए हैं, चार्जिंग स्टेशंस का कुछ पता नहीं। ठीक है, साथ ही आप देखो कि वेरिंग यूटिलाइजेशन है, जो सब्सिडीज़ वगैरह दिया जा रहा है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको टैक्स में भी रिबेट मिलेगा, पता है कि नहीं।
ये समझ लो कि कितना यहाँ पे सरकार जो है इसको प्रमोट कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पे सब्सिडीज़ वगैरह भी मिल रहा है। तो सब्सिडीज़ वगैरह का जो यूटिलाइजेशन है वो गलत तरीके से हो रहा है, ये भी यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट क्या सच में ऐसा हो रहा है? ओके, अब देखते हैं इस फेम स्कीम का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड था उसको इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया है, और इसका एम था कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जो ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ पे लेकर आना है। आज के डेट में आप समझो कि कहीं भी जाना हो, आपको लोकल में भी जाना हो, तो अगर आप लोग ऑटो वगैरह या कैब बुक करते हो तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। आज के डेट में आप कैब, उबर, यही सब देखते हो, ओला वगैरह, तो कॉस्टली हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट हो जिससे कि लोगों को इतना पॉकेट पे उनका बर्डन ना पड़े, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कंट्री का जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स, आप लोग देखते हो कि हम लोग कितना क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। हमारा 85% तक जो है क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से, जिसके कारण हमारा इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट घटते जा रहा है। तो क्यों हम लोग को पेट्रोल और ये जो है डीजल जलाना है? क्यों ना सिर्फ चार्ज करो और उसी से हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चले, जो कि एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। पोल्यूशन भी आप देखते हो कितना ज़्यादा हो रहा है, उस पर भी हम लोग एक टैकल कर पाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है, उस पर भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना, हमारा टारगेट भी है कि हम लोग पॉल्यूशन को कम करें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करें। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री आप देखो, बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस है। यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये नेशनल मिशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ही पार्ट है, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिमांड इंसेंटिव्स दिया जाएगा। जितना लोगों का डिमांड है, अगर मैं यहाँ पे डिमांड करूँ कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदना है, तो उस तरीके से जितना लोगों का डिमांड बढ़ते जाएगा उतना उस कंपनी को इंसेंटिव्स दी जाएगी। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा चार्जिंग स्टेशन। आज के डेट में आपको हर जगह पेट्रोल पंप्स वगैरह देखने को मिलता है, तो उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन होगा ताकि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके जा रहे हैं उनका अगर बैटरी डिस्चार्ज होता है तो वो चार्ज कर सके ईजिली। एडमिनिस्ट्रेशन है स्कीम्स वगैरह का, जैसे कि पब्लिसिटी है, यहाँ पे ICC है, एक्टिविटीज़ है। मॉनिटरिंग कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और सैंक्शन कमेटी, जो कि यहाँ पे सेक्रेटरी के द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री है उनके सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। फेज़ अगर देखें तो फेज़ 1 था जो कि 2015 से 2019 तक था। यहाँ पे 4 एरिया था। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया गया, डिमांड जनरेट किया गया, पायलट प्रोजेक्ट देखा गया और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को चार्जिंग के लिए देखा गया। फेम यहाँ पे आप देखोगे फेज़ 2 था, जो कि यहाँ पे बेसिकली फोकस कर रहा है पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक जो है 2 व्हीलर्स है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स है और हाइब्रिड 4 व्हीलर है, ई रिक्शा है और ई बसेस की बात की जा रही है। तो ई रिक्शा वगैरह तो देखने को मिलता ही है, बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। मुझे तो लगता है पुराने वाले रिक्शा जो है पूरे रिप्लेस हो चुके हैं ई रिक्शा से। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही फेम 2 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 से ये चलते आ रहा है, 2024 तक चलेगा। इस स्कीम में रीडिज़ाइन किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए और जो भी इंडस्ट्री और यूज़र्स के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है उसको देखते हुए। तो ये जो रीडिज़ाइन स्कीम है इसका एम है कि फास्टर प्रोलिफरेशंस करना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जहाँ पे कॉस्ट वगैरह कम हो सके। और इसमें आप देखो कि इंसेंटिव्स वगैरह अगर कंपनी को ज़्यादा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए, आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहोगे तो सबसे पहले आप सोचोगे कि चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं, लॉन्ग रन के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, कहाँ पता, क्या पता कब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव्स है। तो ये सारी चीज़ों से लोग अभी डर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग जो है जिनका रनिंग बहुत ज़्यादा है, उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए तो सही नहीं है। अब आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या फिर आप लोकल के ट्रैवल करने के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। स्कूटी वगैरह भी आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आ चुका है, तो ये बहुत सही रहता है कि आप साइकिल वगैरह नहीं तो आप स्कूटी जो है ये इलेक्ट्रिक वाला ले सकते हो। साथ ही डिमांड एग्रीगेट करने के लिए तो ये सारा यहाँ पे रखा गया। लेकिन फेम स्कीम का अगर हम लोग देखें फेज़ 2 का, तो अचीवमेंट क्या क्या है, ये कहा जा रहा है कि 4.5 लाख से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अब तक सपोर्ट किया जा रहा है। 6,000 से भी ज़्यादा ई बसेस सैंक्शन हो गए हैं, 2500 चार्जिंग स्टेशन सैंक्शन हो गए और इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर व्हीकल्स है वो भी, उनकी भी सेल जो है वो बढ़ गई है। तो ऑब्वियस है, मुझे तो बढ़ते हुए दिख रहा है, मैं जैसे यहाँ पे बता रही हूँ। आप लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, शेयर कीजिए। आप लोग थोड़ा अपना जो इंक्लूजन होता है वो दिखाइए कि आप लोग भी यहाँ पे
लेसन सुन रहे हो और चले जाते हो, लेकिन कोई आपकी क्वेरीज़ नहीं होती है, कुछ भी आप पूछते नहीं हो, या फिर मैं जो सवाल करती हूँ उसका जवाब नहीं देते हो, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, वन साइडेड लेसन नहीं चलते। फिर आप लोग कहते हो कि मैम इसको जल्दी डेली बेसिस पे लेसन लाकर कंप्लीट करो, तो मैं लेसन लाने का कोशिश करती हूँ, बट आप लोग अपनी इंटरेस्ट तो दिखाओ, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो कुछ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे कहते हैं कि विज़न आइज़ की मैगज़ीन या फिर कोई भी मंथली मैगज़ीन उनको नहीं मिलता। अच्छा, तो ये सारे वीडियोस जो है आप लोग शेयर कर सकते हो, चाहे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ग्रुप्स है, वहाँ पे शेयर कर सकते हो, जिससे कि लोगों को एक ऑप्शन मिल जाए। अगर पसंद आए तो देख सकते हैं, नहीं पसंद आए तो उनके पास लाखों ऑप्शंस है। ओके, बट थोड़ा तो ऐसा लगना चाहिए ना, मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन है आप लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हो। तो क्वेश्चन वगैरह करो, कुछ भी है तो यहाँ पे हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज़, ये दोनों जो स्कीम्स थे इनको मैंने कवर किया। जो एक तो है क्रेडिट गारंटी मिलेगा। देखिए, आंसर राइटिंग जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, वहाँ पे भी ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उससे आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हम लोग मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने का ज़्यादा सोचिए, ठीक है। प्रीलिम्स में तो देखिए आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, फाइन। लेकिन मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है उसमें आप लोग को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट को आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये आप फेम पढ़ रहे हो तो ये फेम जो आपका स्कीम है, ये फेम आपका एसे में भी यूज़ हो सकता है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड लिख रहे हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो आप उसको वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग देखो कि आपका किस किस पेपर में जा सकता है, ये ज्योग्राफी के भी पेपर में चला जाएगा। साथ ही आप लोग देखो GS2 में भी आप लोग का चला जाएगा, GS3 में भी आप लोग देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप लोग देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारा कितना डेवलपमेंट हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस सेक्टर में लैक कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। तो हर एक तरीके से आप देखो कि GS4 में भी आपका ये टॉपिक यूज़ हो सकता है, अगर कोई भी ऐसा केस स्टडीज़ वगैरह आता है इससे रिलेटेड। तो कोई भी एक टॉपिक होता है ना, तो वो आपका एक ही पेपर में सीमित रह के नहीं रह जाता है। यू कैन मतलब आप लोग जो भी यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह होते हैं उसको आप लोग यूज़ करने का कोशिश करो कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस रह जाती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं इसको कंप्लीट करा दूँ। तो इसी के साथ आप लोग भी अपनी इंटरेस्ट दिखाइए। तो चलिए, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।